हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। आइए हम लोग आज प्रत्यय पढ़ेंगे। प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। प्रत्यय प्रत्यय का मतलब क्या होता है पहले जानेंगे। कैसे बना है? प्रति प्लस ऐ, प्रति जोड़ ऐ, प्रत्यय। इसका मतलब होता है साथ चलने वाला पर बाद में। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग पहले प्रत्यय के तीन भाग के बारे में जानेंगे। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। बारी बारी से हम लोग सबके बारे में जाने। तद्धित कृदंत प्रत्यय जो होता है धातु के अंत में लगता है। कृदंत प्रत्यय जो होता है धातु के अंत में लगता है। इसे हम कृत प्रत्यांत शब्द भी कहते हैं। धातु के अंत में लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या कहलाते हैं? शब्द में लगते हैं। शब्द, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम इत्यादि के बाद लगते हैं। वे तद्धित कहलाते हैं। और अब तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। एकदम क्लियर है। धातु के अंत में लगता है वो कृदंत कहलाता है। संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम के अंत में लगता है वो तद्धित कहलाता है। और स्त्रीलिंग बनाने के लिए पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का सहारा लिया जाता है वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कोई डाउट नहीं है? कृदंत का उदाहरण क्या हो सकता है? धातु में लगाना है। पठ धातु ले लेते हैं। कत्वा बराबर पठित्वा। कत्वा प्रत्यय हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय में त्वा बचता है। शेष क्या बचता है? त्वा। इसका इंपॉर्टेंट शब्द लिखते चले जाएंगे। पहले मैं लिख देती हूँ उसके बाद बताऊंगी। बच्चों कत्वा प्रत्यय का मतलब होता है करके। क्या मतलब होता है? करके।
अब क्रिया के साथ लगाना है तो हम क्रिया लगाएंगे तो बहुत सारी क्रिया होती है, जाकर, खाकर, पीकर। तो हम कोई कार्य करते हैं तो मैं ये करके करूँगा, करता हूँ, करूँगा नहीं, मैं ये करके करता हूँ। मतलब कुछ कहा जा रहा है किसी को तो मैं खाकर पढ़ता हूँ या पढ़कर विद्यालय जाता हूँ, इस तरह का शब्द आएगा। मतलब एक वाक्य में दो क्रिया या दो से अधिक भी हो सकता है। तो इसका हम लोग परिभाषा पहले जान लें। एक हम लोग परिभाषा के रूप में जानेंगे तो याद करने में अच्छा लगेगा। जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है। कर्ता मतलब करने वाला एक ही आदमी है। जैसे यहाँ उदाहरण मान लीजिए, छात्र पठित्वा गच्छति। यहाँ पढ़ना और जाना दो क्रिया हो रही है। तीन क्रिया भी हो सकती थी, चार क्रिया भी हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर दो क्रिया हो रही है। तो हम लोग दो क्रिया का उदाहरण जानेंगे। तो एक कर्ता एक ही है। जब एक ही कर्ता द्वारा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति, पठित्वा यानी पढ़कर, पढ़ने का काम समाप्त हो चुका है, दूसरी क्रिया की जाती है, गच्छति मतलब जाता है। कर्ता कौन है? छात्र, करने वाला। पढ़ कौन रहा है? छात्र। जा कौन रहा है? छात्र। तो बच्चों ध्यान दें यहाँ पर कि पहली क्रिया जहाँ समाप्त होगी उसमें हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। यहाँ हम लिखे हैं समाप्ति क्रिया में पहली क्रिया जहाँ समाप्त हो रही है, तो पहली क्रिया कहाँ समाप्त हो रही है? पठित्वा, पढ़कर। तो यहाँ पठ धातु है, पठ धातु में कत्वा लगाएंगे तो पठित्वा बनेगा। अब इसका बनाने का बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे अब इसमें क है तो क को जो है लोप करते हैं, पहले इसकी संज्ञा करते हैं, फिर इसका लोप करते हैं, बच जाता है हमारा त्वा। तो हमको जानना क्या है, क्या शेष बचता है? तो हम इस प्रत्यय में कत्वा प्रत्यय जहाँ लगाएंगे, हमको बस इतना ही याद रखना है कि त्वा शेष बचता है। क्या बचता है शेष? त्वा। क्या क्या याद रखना है? कर्ता एक ही है, क्रिया कई हो सकती है। जब क्रिया एक क्रिया भी, दो क्रिया भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है। जब पहली क्रिया जहाँ समाप्त होगी वहाँ हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। क्या याद रखना है? पहली क्रिया जहाँ समाप्त होगी वहाँ हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। पहली क्रिया, जैसे मान लिया हमको बनाना है तो हम ऐसे नहीं ना बना देंगे छात्र। कैसे बनता? अगर हम नहीं लगाते प्रत्यय मान लीजिए तो कैसे बनता? छात्र पठति गच्छति, छात्र पढ़ता है, जाता है। अच्छा नहीं लग रहा बोलने में, एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। इसको हम प्रत्यय लगाकर सुंदर करते हैं और यहाँ पठित्वा लगाते हैं, कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है, क्या इसका अर्थ हो जाता है? छात्र पढ़कर जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है ये भी बना सकते थे हम लोग, छात्र पढ़कर घर जाता है। बाकी को धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेन यही है। क्या है मेन? कर्ता एक ही हो, क्रिया दो हो या तीन हो, जो भी हो, पहली क्रिया जहां समाप्त होगी उस समाप्ति क्रिया में हम कौन सा प्रत्यय लगाएंगे बच्चों? कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और इस प्रत्यय से बने शब्द पूर्वकालिक क्रिया कहलाते हैं। छात्र पठित्वा गृहम गच्छति। अब हम इसमें कुछ और दो चार पॉइंट बताएंगे जो आपको कत्वा प्रत्यय के पहचान करने में, या फिर कुछ रूल ऐसा होगा जो हम बताएंगे, इसके बाद बताते हैं। और उसके बाद कुछ उदाहरण बता देंगे, लिखवा देंगे, जिसको आप नोट कर लीजिएगा। मेरे उम्मीद से कत्वा प्रत्यय आपको समझ में आ गया है। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको मिटा कर ही हम लिख सकते हैं। बच्चों इंपॉर्टेंट जो नियम है, कुछ बातों को ध्यान में रखना है। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। और अव्यय तो हम लोग पढ़े हैं कि अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे कोई भी वचन हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी पुरुष हो। तो अव्यय होने के कारण कत्वा प्रत्यय से बने शब्द सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण था, छात्र पठित्वा गृहम गच्छति। तो छात्र की जगह पर छात्रों भी हो सकता था, दो छात्र भी हो सकता था, लेकिन पठित्वा में कोई अंतर नहीं होगा। वो एक छात्र रहे, दो छात्र रहे, चाहे बहुत सारे छात्र रहे। कर्ता किसी भी वचन में हो, किसी भी लिंग में हो, किसी भी पुरुष में हो, लेकिन जब कत्वा प्रत्यय लगेगा तो वो कोई माने असमानता उसमें नहीं होगी। एकदम एक समान जो उसमें प्रत्यय लगेगा वही रहेगा। तो सभी पुरुषों में कत्वा प्रत्यय से बने शब्द
सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं। इसको याद रखिएगा। क्यों रहते हैं? अव्यय होने के कारण। क्यों रहते हैं बच्चों? अव्यय होने के कारण। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। वैसे तो हम जो 3 प्रत्यय पढ़ाने वाले हैं, तत्वा, तुमुन और ल्यप, तीनों से बने शब्द जो है अव्यय होते हैं, और वो तीनों इस प्रत्यय में, ये नियम जो है तीनों प्रत्यय में लागू होगा। लेकिन अभी हम कत्वा की बात कर रहे हैं तो कत्वा पर ही रहेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। पहले एक प्रत्यय तो जान लो अच्छे से। कत्वा प्रत्यय जो है, कत्वा प्रत्यय में क की इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इत संज्ञा होती है। जैसे बना कत्वा, तो क की इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा, ये आधा क है इसलिए इसकी इत संज्ञा हो गई, और हलंत वाले जो शब्द हैं इसलिए, और ये शेष बच गया। और इसका एक सूत्र है तस्य लोपः, उससे लोप भी हो जाता है, मतलब खत्म। तो बचता क्या है? सिर्फ त्वा। तो कत्वा प्रत्यय में क की संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। हम लोग को इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है कि किस सूत्र से, सूत्र बहुत सारे हैं, किस सूत्र से उसकी इत संज्ञा होती है और किस सूत्र से लोप होता है, इसलिए कि इतना विस्तार में हमें पढ़ना नहीं है। 10वीं वर्ग में जो पढ़ाई होता है उसमें हमें पहचानना रहता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो हमको उतना ही जानना जरूरी है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से हम नहीं जाते हैं। कत्वा प्रत्यय में हम जान गए कि क की संज्ञा हुई, उसका लोप हो गया। लोप हुआ तो बचा क्या? त्वा शेष बच जाता है। क्या बचता है? त्वा। त्वा शेष बच जाता है। त्वा शेष बच जाता है। ईट का आगम किन्हीं किन्हीं धातुओं में हो जाता है। किन्हीं किन्हीं धातुओं में ईट का आगम होता है, किन्हीं किन्हीं धातुओं में ईट का नहीं आगम होता है। ईट के आगम का भी बहुत सारे सूत्र हैं। पाणिनि ने 28 सूत्र लिखे हैं, उतना हमको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग 10वीं वर्ग के बाद आगे बढ़ेंगे, संस्कृत को आगे पढ़ाई में जारी रखेंगे, तब हम उसके बारे में जानेंगे, शब्द निर्माण के बारे में। अभी हम इतना ही जानते हैं कि किन्हीं धातुओं में ईट का आगम होता है, कहीं कहीं पर नहीं होता है। तो इतना नियम हमको याद रखना है। उसके बाद हम लोग उदाहरण की ओर चलते हैं, तो इसको नोट करो बच्चों। क्लियर है? कत्वा प्रत्यय में क्या बचता है? त्वा शेष बचता है। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। सभी पुरुषों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में एक समान रहता है। कत्वा प्रत्यय में क की संज्ञा हो जाती है और उसका लोप हो जाता है। त्वा शेष बच जाता है। कहीं कहीं ईट का आगम होता है, कहीं कहीं ईट का आगम नहीं होता है। किन्हीं किन्हीं धातुओं में ईट का आगम होता है, किन्हीं किन्हीं धातुओं में ईट का आगम नहीं होता है। और क्या पढ़े थे? जो पिछला था उसमें हम लोग पढ़े थे कि कत्वा प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। उसमें यही ना हम लोग पढ़े थे। उसमें पढ़े थे कि क्रिया कर्ता एक रहता है, लेकिन क्रिया 2 या 3 रहती है। जो भी जितनी भी क्रिया रहती है उसमें जो सबसे पहली क्रिया जहाँ समाप्त होती है वहाँ हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। मेन चीज इतना याद रखने के बाद वो मेन चीज याद रखना है कि धातु में हम कत्वा प्रत्यय कब लगाते हैं? जब क्रिया जो है, पहली क्रिया जहाँ पर समाप्त हो रही है और दूसरी क्रिया शुरू हो रही है, तो जो समाप्त हो रही क्रिया उस क्रिया में हम कत्वा प्रत्यय लगाते हैं। एकदम क्लियर है? अब हम इसको मिटाते हैं और हम लोग देखो कुछ धातु बच्चों हम लोग उदाहरण लिए हैं, उधर अभी मत देखो। पट में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ ईट का आगम हो रहा है। ईट का आगम होने के कारण पठित्वा हो रहा है। का तो हट जाएगा, का हट जाएगा और उसका लोप हो जाएगा। त्वा शेष बचेगा और ठ में ईट का आगम हो रहा है, तो ये बना पठित्वा। पठित्वा मतलब होता है पढ़कर। इस प्रत्यय का मतलब ही है पढ़कर। कत्वा प्रत्यय के उदाहरण है। किस प्रत्यय के उदाहरण है? कत्वा प्रत्यय के। भू में लगाएंगे कत्वा, का हट जाएगा, सीधे इसमें ईट का आगम नहीं है इसलिए भूतवा हो जाएगा। भूतवा मतलब होकर। लिख में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, यहाँ पर ईट का आगम होगा, लिखित्वा। यहाँ का हट जाएगा, लिखित्वा, लिख कर। क्री मतलब होता है खरीदना। एक होता है क्री मतलब करना, और एक क्री मतलब खरीदना। तो कृत्वा खरीद कर, कृत्वा कर कर। जी धातु का मतलब जीतना होता है, तो जीतवा। दा कत्वा दत्वा। पा कत्वा पितवा, यहाँ डबलता है, तुक का आगम हुआ है इसलिए। इस तरह से कुछ उदाहरण हम और बनाते हैं, इसको नोट करिए। कुछ उदाहरण और है बच्चों, इसको मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है मैंने बता दिए हैं। गम जोर कत्वा गत्वा यानी जाकर, यहाँ ईट का आगम नहीं है। भी जोर कत्वा भितवा डरकर, यहाँ भी ईट का आगम नहीं है। मृ जोर कत्वा मृतवा मरकर। बच जोर कत्वा उक्तवा,
वच और वद, इसको याद रखिएगा थोड़ा अलग से। वद जो रुक्तवा उदितवा दोनों का मतलब होता है कहकर, निरित जोर कतवा नर्तित्वा नाच कर। अब हम जितने भी उदाहरण बनाए हैं इसको आप मतलब अच्छा तरीका है लिखने का। अगर इस उदाहरण को हम बार बार लिखेंगे तो हमको लगता है 10 बार लिखेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। तो लिख कर ही याद करने का अभी एग्जाम का समय है, अच्छा रहेगा। तो जितने भी उदाहरण मैं बताई हूँ या और भी कोई व्याकरण की किताब से, पुस्तक से, या फिर आप जो गाइड वगैरह लिए हैं उससे जो भी उदाहरण आपको मिलते हैं उसको एक बार जो है प्रत्यय लगाकर उसको 10 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। और इससे एक मिलता जुलता प्रत्यय जिसका भी अर्थ कर कर होता है, ल्यप प्रत्यय, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, ल्यप प्रत्यय। तो इसको हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों। कत्वा प्रत्यय को ये कर लो बच्चों। आज हम ल्यप प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ल्यप प्रत्यय। तो इसका मतलब भी होता है कर कर। जो कत्वा प्रत्यय पढ़े थे उसका मतलब कर कर होता है, और ल्यप प्रत्यय का मतलब भी कर कर होता है। इसमें या शेष बचता है। क्या शेष बचता है? या शेष बचता है। इस प्रत्यय में ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। धातु के अंत में जुटता है ये प्रत्यय। इसका मतलब क्या होता है? कर कर। लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द में उपसर्ग जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? उपसर्ग। उपसर्ग जुड़ा होता है। इस प्रत्यय से बनने वाले धातु के पहले उपसर्ग जुड़ा रहता है और उसके बाद धातु होते हैं और उसके बाद प्रत्यय जुड़ता है, तो वो ल्यप प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण बच्चों ध्यान दो, यहाँ देखो धातु कौन सा है? दा। यहाँ कौन सा धातु है? भू। लेकिन यहाँ हम उपसर्ग लगाए हैं आ और अनु। आ में दा धातु है, आ उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है, तो क्या बन गया? आदाया। इसी तरह अनु उपसर्ग है, भू धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो अनुभूया। अर्थ भी बदल जाता है। दा मतलब देना होता है लेकिन यहाँ भू है, भू मतलब होना होता है लेकिन यहाँ अनुभव करके हो जाएगा अनुभूया। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या हुआ? सबसे पहला तो क्या क्या पढ़े थे हम लोग? इम्पोर्टेंट बात, ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। इसके कारण क्या हो जाएगा? सभी पुरुषों, सभी याद करो, लिंगो, सभी वचनों में एक समान प्रयोग होता है। कत्वा और ल्यप में क्या अंतर हुआ? दोनों का अर्थ एक ही है, कर कर, लेकिन कत्वा का प्रत्यय धातु में लगाते हैं, सिर्फ धातु में। लेकिन इसको क्या बोल सकते हैं? ल्यप प्रत्यय की क्या एक विशेषता बोल सकते हैं? जहां धातु के आगे, धातु के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो और
ल्यप प्रत्यय लगा हो। अगर उपसर्ग नहीं लगा हो तो ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। जहां धातु के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग लगा हो तो समझना कि ल्यप प्रत्यय लगा है। क्योंकि अगर उपसर्ग नहीं होगा तो ल्यप प्रत्यय नहीं होगा। फिर वहां पर क्या लगाएंगे? कत्वा प्रत्यय लगाएंगे। अगर उपसर्ग नहीं होगा तो वहां क्या लगाएंगे? ये हटा देंगे तो दा जोड़ ल्यप आदाया नहीं होगा, दा जोड़ ल्यप दत्वा हो जाएगा। भू जोड़ ल्यप नहीं, कत्वा। ल्यप प्रत्यय होगा ही नहीं। ल्यप प्रत्यय तब होगा जब ये उपसर्ग लगा होगा, जब ये उपसर्ग लगा होगा। ल्यप प्रत्यय उपसर्ग को लेकर आता है, उपसर्ग को साथ लाता है, तब ल्यप लगता है। और अगर उपसर्ग नहीं लगाना है तो हम कत्वा लगाएंगे। एकदम इतना ही याद रखना है। अब इसका कुछ उदाहरण हम बता देते हैं। क्या क्या हुआ? ल्यप प्रत्यय में प की इत संज्ञा हो गई, क्या हुई? सॉरी, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां बताते हैं। ल्यप प्रत्यय प की इत संज्ञा हो गई, इसका लोप हो गया। ल की भी इत संज्ञा हो गई और इसका भी लोप हो गया। बचा क्या? या। शेष या बचता है। इसका मतलब होता है कर कर, आकर जाकर नहीं, अनुभव करके, मतलब इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। अब इसको हम मिटा देते हैं और उसके बाद अच्छे अच्छे उदाहरण को हम आपके सामने बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ल्यप लगेगा और कहाँ कत्वा लगेगा। देखो बच्चों, कुछ शब्द हम लेकर आए हैं जिसका मतलब उपसर्ग लगाने से इसमें ल्यप प्रत्यय लगा के उसका अर्थ जो है बदल जाता है, परिवर्तित अर्थ हो जाता है। जैसे उप उपसर्ग, धातु भुज है, भुज धातु में उप उपसर्ग लगाएं और ल्यप प्रत्यय लगाएं तो इसका मतलब हो गया उपभोग करके। नी धातु मतलब लेना होता है, लेकिन इसमें जब आ उपसर्ग लगाएं तो ये हो गया ला कर। नी उपसर्ग है और पा धातु है, पा मतलब पीना होता है। जब इसमें नी उपसर्ग लगा गए तो खूब पी कर हो गया। गम, गम मतलब जाना होता है, लेकिन यहाँ देखिए आ उपसर्ग लगाने के कारण यहाँ आकर हो गया। आगत्य मतलब आकर। उसी तरह हन मतलब मारना होता है, लेकिन यहाँ आ उपसर्ग लगने से घायल करना हो गया। इक्ष धातु चाहना होता है, लेकिन यहाँ परि उपसर्ग लगाने के बाद ये शब्द बदल गया, इसका अर्थ बदल गया। यहाँ परीक्षा मैंने परीक्षा करके हो गया। तो क्लियर है बच्चों? और जो भी आपके गाइड वगैरह में जो शब्द मिलेंगे, एक सूची मिलेगी, मैंने भी कुछ कुछ बता दिया है जो आप पढ़ते हो, तो वो सूची का आप एक बार जो है 10 बार जो है उसको जरूर लिखिएगा। एक प्रत्यय के उदाहरण को 10 बार लिखेंगे तो जरूर से जरूर याद हो जाएगा। ये मेरा ट्रिक है और इसको अपना के देखिए। याद करने का भी एक ही तरीका है कि इसको लिखना, लिखेंगे याद होगा। तो हम लोग का ल्यप प्रत्यय भी हो गया। ल्यप प्रत्यय में क्या क्या पढ़े थे हम लोग? ल्यप प्रत्यय से बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। पहला चीज पढ़े थे, य शेष बचता है। क्या शेष बचता है? य। इसका अर्थ वही होता है जो कत्वा प्रत्यय में करके होता है। कत्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय में अंतर होता है कि कत्वा प्रत्यय सिर्फ धातु के अंत में लगता है और ये ल्यप प्रत्यय के धातु के अंत में तो लगता है, लेकिन बिना उपसर्ग के नहीं, उपसर्ग सहित लगता है। इसको ध्यान दीजिएगा। इसका अर्थ परिवर्तित होकर सुंदर हो जाता है, बदल जाता है। तो इतनी बातें आपको याद करने के लिए है। क्लियर? सभी वचनों में, सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में रूप एक समान रहता है, रूप परिवर्तित नहीं होता है। बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है कुछ। तो ल्यप प्रत्यय क्लियर हो गया। अब हम लोग तुमुन की ओर चलेंगे। हम लोग बच्चों तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय का मतलब होता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, खाने के लिए। इसका मतलब होता है निमित्तार्थक क्रिया। निमित्तार्थक क्रिया ये है, कारण होता है वहाँ जाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, एक निमित्त होता है। इसमें शेष क्या बचता है? तुम शेष बचता है। तुमुन प्रत्यांत शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तुमुन प्रत्यांत शब्द अव्यय होते हैं। वही सब है जो पहले पढ़े हैं। सभी पुरुषों, लिंगों, वचनों में एक समान रहते हैं।
निमित्तार्थक क्रिया होती है तुमुन प्रत्यय का। तुम शेष बचता है, अव्यय होते हैं, इससे बने शब्द अव्यय कहलाते हैं। सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक समान रहते हैं। कहीं कहीं ईट का आगम होता है, ईट का आगम होता है। कहीं कहीं ईट का आगम नहीं होता है। तुमुन प्रत्यय में से बने शब्द क्या होते हैं बच्चों? अव्यय होते हैं, अव्यय कहलाते हैं। सभी पुरुषों में, सभी लिंगों में, सभी वचनों में एक साथ समान रहते हैं। कहीं कहीं ईट का आगम होता है, कहीं कहीं ईट का आगम नहीं होता है। इस प्रत्यय से बने शब्द में कहीं कहीं गुण हो जाता है, ये छूट गया है, कहीं कहीं गुण हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, पठ जोड़ तुमुन पठितुम, यहाँ ईट का आगम हुआ है। दृश्य जोड़ तुमुन द्रष्टुम, यहाँ नहीं हुआ है। भूत जोड़ तुमुन भोक्तुम, यहाँ पर गुण हुआ है। क्या हुआ है? गुण हुआ है। संधि में हम लोग पढ़े थे गुण कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है। क्री जोड़ तुमुन करतुम, भव जोड़ तुमुन भवितुम, मुच जोड़ तुमुन मोक्तुम, यहाँ भी देखिए गुण हुआ है, यहाँ भी गुण हो गया है। ची जोड़ तुमुन चेतुम, सिंह जोड़ तुमुन शयतुम। ये सब उदाहरण है, बाकी और भी उदाहरण आपको मिलेंगे, तो सबको जो है 10-10 बार आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग ये 3 प्रत्यय पढ़े हैं। हम लोग क्या क्या पढ़े आज? कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। कत्वा और ल्यप का तो अर्थ भी एक ही हो रहा था, लेकिन तुमुन का अर्थ अलग है। के लिए आता है, वो करके लिए आता है। कत्वा प्रत्यय में सिर्फ धातु में लगता है। ल्यप प्रत्यय कहाँ लगता है? जहाँ उपसर्ग हो धातु के पूर्व, तब ल्यप प्रत्यय लगता है। और तुमुन प्रत्यय निमित्त के लिए लगता है, कोई कारण होता है जाने के लिए, खाने के लिए, इस तरह का। तीनों प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं? अव्यय कहलाते हैं। सभी पुरुषों में, सभी वचनों में, सभी लिंगों में एक समान रहते हैं। बहुत सारे प्रत्यय होते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, मतलब 3 रूप होते हैं। नपुंसक में अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग में अलग होते हैं, पुल्लिंग में अलग होते हैं, उसका रूप चलता है। लेकिन ये तीनों प्रत्यय जो होते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, इसलिए इसके रूप नहीं चलते हैं। इतना इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, और हमको लगता है कि आप पहचान लीजिएगा। वहाँ तो पहचानना ही है कि इसमें तुमुन प्रत्यय से बने शब्द कौन से होंगे। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।